नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात पे आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि ईमानदारी से ईमानदार पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, साथ ही साथ H1B वीजा को लेकर और भारतीयों जो इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका के अंदर और जो अमेरिका जाके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे भारतीयों के संदर्भ में। अमेरिका बहुत सारे भारतीयों के लिए एक जिसे कहते हैं एक हेवनली डेस्टिनेशन है, एक ड्रीम वर्ल्ड है, एक ड्रीम लैंड है। और बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो बड़ी संख्या में अमेरिका जाना चाहते हैं, वहां अपने करियर बनाना चाहते हैं, वहां पैसे कमाना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो अपने सपनों को चेस करते हुए वहां पहुंचते हैं। लेकिन पिछले दिनों अमेरिका के अंदर जिस तरीके से इमिग्रेंट्स को लेकर एक नया आंदोलन कह लें या एक नई सोच पैदा हुई है और उस सोच को अमेरिका के 20 तारीख को नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने वाले डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से उसको हवा देते हैं और जिस तरीके से इमिग्रेंट्स के मुद्दे को मुखरता के साथ उठाते हैं, वैसे में H1B वीजा का सवाल बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो गया है और एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि क्या अब भारतीयों का अमेरिका आना उतना ही स्वीकृत होगा। खासतौर पर वो जो प्रोफेशनल्स हैं जो अमेरिका जाकर सिलिकॉन वैली में रहते हैं या अमेरिका जाकर जो डॉक्टरी करते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाकर जो पढ़ाना चाहते हैं, हाईली स्किल्ड, हाईली टैलेंटेड, हाईली ब्रिलियंट लोग जो अमेरिका जाकर रहना चाहते हैं, अब वहां पे एक सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि ये जो भारतीय आ रहे हैं वो दरअसल अमेरिकन की नौकरियों पर डाके डालते हैं और उनकी जगह पे उनको नौकरियां मिलती हैं। इसलिए जो तमाम इमिग्रेंट्स हैं वो भारतीय के अलावा तमाम दुनिया के जो दूसरे राज्यों से जो इमिग्रेंट्स आते हैं, देशों से आते हैं, उनको लेकर भी एक माहौल बना हुआ और ये उम्मीद की जा रही है, आशंका जताई जा रही है, संभावना की जा रही है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इनकी इमिग्रेंट पॉलिसीज में जबरदस्त तरीके से बदलाव आएगा। और इसका एक सबूत हम आपको एक डेटा पॉइंट के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से चिंता का सबब खड़ा हो गया है। जैसे अगर आप इस ग्राफिक्स को देखें तो जो पहली जो लाइन है इनकार और दूसरी हिस्सेदारी। इनकार का मतलब यह है कि जो एच आई बी पिटिशन डिनायल रेट, यानी जिन लोगों ने HIV के लिए अप्लाई किया और उनको डिनाई किया गया। दूसरा वो है जो शेयर ऑफ इंडियंस इन टोटल अप्रूवल्स, यानी जिन जिन लोगों को H1B वीजा मिला उनमें से भारतीयों की हिस्सेदारी कितनी थी पूरी दुनिया के संदर्भ में। तो अगर आप देखें 2018-2019 ये 2 साल थे जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद 2020, 2021, 22 और 23 ये 4 साल वो है जो बाइडन के जमाने में बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन चीजों को हम नजर डालें तो 2018 में 24% इनकार हुआ था और हिस्सेदारी थी 9.7%। 2019 में 21% इनकार और डिनाइल 21% था और 9.7% भारतीयों की हिस्सेदारी थी जो तमाम H1B वीजा दिए गए थे। अब 2020 में बाइडन आने के साथ संख्या घटती है, 13% डिनाइल रेट होता है, 24.6% यानी हिंदुस्तानियों के अप्रूवल रेटिंग में हिस्सेदारी बढ़ जाती है। 2021 4% और कम, 2021 में ही जो अप्रूवल होते हैं वो 30% बढ़ जाता है। 2022 64.9% और डिनाइल से 2%। 2023 में 3.5 और 30.9%। यानी बिल्कुल साफ है कि बाइडन के जमाने में डिनाइल रेट भी कम है और अप्रूवल इंडियन जो भारतीयों की जो संख्या है जिनको H1B वीजा अमेरिका के अंदर मिला है उसमें भारतीयों की संख्या भी बढ़ी है। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर राष्ट्रपति बन गए हैं, दोबारा जीत कर आए हैं, भारी संख्या में जीत कर आए हैं, तमाम इमिग्रेंट्स को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। जो भारत के जो तमाम लोग इस बात को लेकर खुश होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं और उनके आने के साथ साथ भारत के लिए दरवाजे पूरी तरीके से खुल जाएंगे, भारतीयों का वहां पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत होगा। ये वाकई में सच्चाई है या ये भी किसी प्रोपेगेंडा और किसी झूठ का हिस्सा है? जानेंगे राजेश महापात्रा से जो PTI के पूर्व संपादक है, साथ ही साथ
ओडिशा डायलॉग्स के डायरेक्टर भी हैं और उसके पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पर भी। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है भाई, डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति बनने वाले हैं? जितनी आशंका की जा रही है उससे हो सकता है वहां तक बात ना जाए, इसकी हम उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये H1B वीजा मुद्दा उठा है और आपने जिस तरह से आंकड़े दिखाए, अगर वो थोड़ा आंकड़े वापस स्क्रीन पे ला दें तो हम्म, मैं हम्म, थोड़ा सा उसमें सुधार करना चाहूंगा जो आपने कहा। दरअसल जी में ये जो पहला 3 साल है, 2018, 19, 2020, ये तीनों हम्म, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आंकड़े हैं। ओके, हाँ क्योंकि स्टैंड करेक्टेड, या हाँ, ये फिस्कल ईयर है, वो जो हम्म, कि अक्टूबर से सितंबर तक चलता है, यानी कि ये 2020 सितंबर तक का आंकड़े हैं। हम्म, और अमेरिका में इलेक्शन नवंबर महीने में होते हैं। हम्म, तो 2018 में जो 24% वो देख रहे हैं आप, ये हम्म, एकदम अचानक बढ़ गया जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे भार संभाले। यानी कि एक तरह से ये 2017-18 अक्टूबर सितंबर का डेटा है। और उसके बाद जैसे थोड़े बहुत अमेरिकन कंपनीज की दबाव शुरू हुई, क्योंकि ये जो H1B वीजा के अंदर जो लोग जाते हैं, जैसे कि आपने बताया, और एक बार आपका दर्शकों को समझा दे, ये H1B वीजा दरअसल में है क्या। ये अमेरिका ने 1990 में शुरू किया। उसका कारण ये था कि अमेरिका का मानना था कि हमारे देश में जितने अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, उसके लिए जिस तरह से स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, उनकी संख्या कम है। तो हम बाहर देशों से लोगों को, जो कहते हैं कि ब्रेन्स को, यहाँ अट्रैक्ट करें। पीएचडी स्कॉलर्स हो या टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियरिंग। 90 के दशक में पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहानी शुरू हुआ था। तो और दो 1999 से ये 98-99 से ये बड़ी तेजी पकड़ ली। और आपको याद होगा उस समय बिल क्लिंटन की सरकार थी अमेरिका के अंदर। तो एक तरह से जो जब जब डेमोक्रेट्स लोगों की सरकार बनती है वहां पे अमेरिका में, एक अमेरिका का जो सोसाइटी का ओपननेस वाला पॉलिसी है, वो हमेशा एनकरेजमेंट मिलता है। तो H1B वीजा के अंदर वही लोग जो मिनिमम ग्रेजुएट हों और ज्यादातर प्रोफेशनल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेस या एडवांस रिसर्च, वहाँ उन लोगों को वहां पर नौकरी करने का परमिशन दिया जाता है। आमतौर पे 3 साल और एक 3 साल एक्सटेंशन हो जाता है। आमतौर पे लोगों को 6 साल के लिए मिलता है। कुछ केसेस में 10 साल तक भी लोग रह पाते हैं। और हुआ ये है कि पिछले 10-15 साल, बल्कि आप कह सकते हो लगभग पिछले 2 दशक में, जो इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर अमेरिका की जो इतनी डिपेंडेंस बन गई, तो एक तरह से अमेरिका की कंपनी जो हमारे आईटी कंपनीज को आउटसोर्स करते हैं, उनके कुछ काम तो हिंदुस्तान में बैठ के लोग करते हैं, और बहुत सारे काम जिसको कहते हैं ऑन साइट, वहीं पे रहकर असिस्ट करते हैं। और वो बहुत कम रेट पे काम करते हैं। अगर उसके जगह अमेरिका में वो कंपनी हायर करती किसी को, तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता। तो इसीलिए अमेरिकन कंपनी जो वहां पे जो अपना मुनाफा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते थे, जो अपना वेज कॉस्ट कम करना चाहते थे, वो बड़े पैमाने पे इंडियन आईटी कंपनीज को जब काम देते हैं, तो उनको कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशन संभाल लो। तो यहाँ से बड़े पैमाने से, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, विप्रो हो गया, इंफोसिस हो गया, HCL टेक्नोलॉजीज हो गया, इनके बड़े पैमाने पे लोग जो है H1B वीजा लेकर जाते हैं और वहां काम करते हैं। अब बढ़ते बढ़ते ये हो गया है आशुतोष, मुझे तो एकदम आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन ये आंकड़ा कुछ 7-8 लाख से कम नहीं होगा, जो इंडियंस अब अमेरिका के अंदर काम कर रहे होंगे। अलग, क्योंकि वो H1B वीजा लेकर गए, बाद में उनकी सिटीजनशिप भी हो गई, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो आप आंकड़े दिखा रहे थे, उसमें जो आपने दिखाया कि जो इंडियंस की शेयर टोटल इमिग्रेंट्स की शेयर के अंदर किस तरह से बढ़ा है, आप देखोगे तो 2020 खास करके कोरोना कोविड के समय से ये शुरू हो गया था कि बड़े पैमाने पे इंडियंस जाने लगे और उनके हिस्सेदारी इसमें बहुत बढ़ गया। और 2021-22 में, जो कि कोरोना का पीक ईयर था,
आप देखोगे 65% H1B वीजास इंडियंस को गए। अब ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं आशुतोष, ये ज्यादातर वो आंकड़ा है जो H1B वीजा जो प्रोफेशनल एम्प्लॉयज कंपनी के थ्रू मिला है, और इनकी संख्या 2021-22 में 2,66,000 इंडियंस को H1B वीजा की परमिट मिली थी, और 2022-23 में 2,33,000, यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर है। और इस नंबर में मेरा अगर अनुमान सही है, और एक ग्रुप नहीं शामिल होता है जो कि अमेरिका के अंदर कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया, कि जो लोग वहां पर एमए और पीएचडी कर रहे हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, उनको भी 1 साल या 2 साल ऐसा कुछ है जो वो अमेरिका में रहकर काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल ऐसा है। 1 साल है, उसका बाद एक्सटेंशन हो जाता है। तो इनमें भी बड़े सारे इंडियंस हैं, ज्यादातर इंडियंस एमए पीएचडी करने के बाद 1-2 साल वहां पे काम करते हैं, जो कि H1B वीजा के बाहर है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वेल क्वालिफाइड इंडियन पॉपुलेशन वहां पे काम कर रही है। और जिस तरह से अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का पिछली बार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो राजेश, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। उस पर 1 मिनट में मैं आप दर्शकों को कुछ बेसिक जानकारी में दे देता हूं कि हमारे दर्शकों को शायद जानने में दिलचस्पी होगी कि दरअसल अमेरिका में इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है, तकरीबन 54 लाख भारतीय वहां पर हैं। और ये अमेरिका की कुल आबादी का 1.6% है। यानी अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ 0.5, यानी 34.5 करोड़। इसके अलावा उसमें इंडियन सिटीजन्स हैं, वो 2022 की मैं कर एक आंकड़ा दे दूं कितनी बड़ी संख्या है उनकी, जो बनते हैं हर साल। 2022 में तकरीबन 65,960 इंडियंस जो है, भारतीय हैं, वो अमेरिका के नागरिक बने सिर्फ 1 साल के अंदर। नंबर 65,960, यानी तकरीबन 66,000। और जो फॉरेन बॉन्ड ग्रुप इस वक्त अमेरिका के अंदर है, वो मैक्सिकन के बाद सबसे ज्यादा इंडियंस हैं। इसके अलावा जो हमारे इंडियंस हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये वेल क्वालिफाइड है। 74% वो हैं जो या तो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं। जो दूसरे देशों के इमिग्रेंट्स आते हैं वो उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, धीरे धीरे वहां पिक करते हैं। इसके अलावा उनमें से जो 42% हैं वो इस वक्त अमेरिका के सिटीजन्स बनने की एलिजिबल नहीं है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो सब लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जो आंकड़े हैं कि यानी तकरीबन 54 लाख का वहां पे होना, 1 साल के अंदर 65,960 लोगों का भारतीयों का वहां का अमेरिका का नागरिक बनना, इतनी बड़ी संख्या में उनका अंग्रेजी बोलना, ये वो क्वालिफिकेशंस हैं। और आज की तारीख में जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि सत्य नडेला और साथ ही साथ गूगल के जो हेड है इस वक्त, सुंदर पिचाई, यानी इतने बड़े बड़े जायंट मल्टीनेशनल कंपनी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके सीईओज हैं। ये इनका जलवा है इस वक्त अमेरिका के अंदर। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की अपनी कैबिनेट के बारे में सोचेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं। राजेश, तो इसलिए लोगों के मन में चिंता हो रही कि जो पॉलिसी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान प्रोपगेट की, अगर उस पर अमल करेंगे तो इन सब लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। आशंका कर सकते हैं, लेकिन ये भी बात सही है। जैसे विवेक रामास्वामी जो जिनकी जिक्र किया आपने, वो भी एक इंपॉर्टेंट सलाहकार है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इलन मस्क, जो कि अब एक तरह से कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जिस तरह से गौतम अडानी की नाम ली जाती है यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर, अमेरिका में एक गौतम अडानी पैदा हो गया और उसका नाम इलन मस्क है। और वाकई में, क्योंकि आप जब देखोगे, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन नहीं हुई है, उन्होंने भार संभाला नहीं है, लेकिन हर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के ऊपर इलन मस्क उनके सरकार के तरफ से जैसे स्पोक्सपर्सन रख रहे हैं। तो इलन मस्क का कहना है कि पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इमिग्रेंट पॉलिसी हो रहा, क्योंकि इलन मस्क खुद एक इमिग्रेंट है, वो साउथ अफ्रीका के हैं। तो कनाडा गए, फिर कनाडा से अमेरिका है, और आज के डेट पर वो वहां के एक सबसे अमीर आदमी बन गए। तो एक तो इलन मस्क जो है, अभी के लिए उनका अपर हैंड है।
जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो असली सपोर्ट बेस है, जिसको मागा कहा जाता है, वो ये क्राउड है आशुतोष। ये क्राउड दरअसल में अमेरिका, जो व्हाइट अमेरिका है, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि 70% अमेरिका जो है व्हाइट अमेरिका है। ये व्हाइट अमेरिका के वो बड़ा मेजॉरिटी जो उतना खास एजुकेशन नहीं है, यहाँ जैसे बीए एमए लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं, अमेरिका में नहीं होता है। ज्यादातर लोग स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं। ये उतना एडुकेटेड नहीं है, ये एक तरह से डिसएम्पावर्ड है, और इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव पिछले एक दो दशक में आते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो इनके अंदर आज के समय पर बहुत बड़ा आक्रोश है, और वही वही आक्रोश के चलते ट्रंप की जीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है वो वही आक्रोश के चलते हुई है। और वो जो हमारे जो इंडियंस, जैसे आपने कहा 56 या 54 लाख इंडियंस हो गए, और H1B वीजा के अगर आप क्यूमुलेटिव H1B वीजा होल्डर्स लो तो जो कुछ सोर्सेस के मुताबिक लगभग 70% इंडियंस है, और ज्यादातर ये इंडियंस, जैसे आपने बताया, बड़े ऐसे ऐसे सेक्टर्स में काम करते हैं और अपना अच्छा खासा सक्सेस बना दिया है। ये एक वेल क्वालिफाइड, आपने कहा, फिनेंशियल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होकर उभरे हैं। एक तरफ तो H1B वीजा वाले हैं, दूसरे तरफ वो गुजराती और पंजाबी इमिग्रेंट्स है जो बिजनेसेस में बहुत सफलता हासिल किए हैं। तो एक तरह से ये जो व्हाइट अमेरिका की जो अंडर क्लास है, वो इनको एक क्या कहते हैं, एनवी कह लीजिए या जिम्मेवार ठहराती है अपना स्थिति के लिए। वो सोचती है कि ये लोग आकर हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको छीन लिए हैं। तो इस तरह से देखते हैं, वो नहीं मानते हैं कि ये मेरिट बेस्ड है। और ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो वर्ग है जो अमेरिका में, जो जो हमारे इंडियंस जो अभी अमेरिका में ये फेस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो मेरिट बेस्ड हैं, और ये लोग जो कह रहे हैं हम कोई उनका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज छीन नहीं रहे हैं। हिंदुस्तान के अगर आप अंदर इनके स्टैंड लेंगे, पॉलिटिकल स्टैंड, ये वही लोग हैं जो रिजर्वेशन को नकारते हैं, जो कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन गलत है, रिजर्वेशन गलत है, ये जाति के नाम पर नीचे के लोगों का या माइनॉरिटी के नाम पर माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी दे दी जाती है, हमसे नौकरी छीनी जा रही है। और ठीक वही उल्टा आर्गुमेंट वो वहां दे रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो एक तरह से एक दुगलापंथी भी एक्सपोज हो रहा है, ये जो क्राइसिस है। लेकिन बात यह है कि आज चाहो मस्क के प्रभाव में आकर डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है थोड़े स्लो जाए कुछ एक्शन से, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, जिस तरह से आक्रोश दिखाई दे रहा है, ये आप एकदम सही कह रहे हैं। ये एक चिंता की विषय होना चाहिए। भारत के जो लोगों के रिश्तेदार, जो लोगों के फैमिली मेंबर्स वहां काम कर रहे हैं, क्योंकि बैकलैश आएगा, और वो बैकलैश अनेक फॉर्म ले सकता है। वो बैकलैश हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत आए कि भाई इमिग्रेशन के ऊपर चेक्स आ जाए, और अगर वो नहीं आता है तो जमीनी तौर पे वो बैकलैश आएगा। जिस तरह से आप अगर याद करेंगे 2016-17 में ट्रंप आने के बाद एक इंडियन इमिग्रेंट्स, टेकिंग इमिग्रेंट्स, पर्टिकुलरली तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर बहुत जगह जगह अटैक होना शुरू हुआ था, और एक हमारे आंध्र प्रदेश के एक यंग नौजवान जो वहां पे H1B वीजा में काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बैकलैश की संभावना बहुत जबरदस्त है। राजेश, के साथ साथ एक और है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो उसके बाद एक तरीके से उन्होंने H1B वीजा को खत्म करने तक की बात की, लेकिन 2-3 दिन पहले जो बयान आ रहे हैं उसमें वो काफी उसके अंदर बदलाव दिखाई पड़ रहा है। उनका कहना है कि भाई जो बहुत स्किल्ड लोग हैं या बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने यहाँ पढ़ाई की है, जिनके ऊपर अमेरिका ने पैसे खर्च किए हैं, हम उनको वापस नहीं देंगे, उनके टैलेंट का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे। तो ये एलन मस्क का दबाव काम कर रहा है, या उनको भी लग रहा है कि अगर यहाँ बड़े पैमाने पे जो ब्रिलियंट लोग हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं अगर वो वापस चले जाएंगे तो अमेरिका का ही नुकसान होगा? दोनों। एक तो मेरे ख्याल से देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक डेमोगॉग है, जो कहते हैं उसको
आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं, हम्म, क्योंकि वो आज कुछ बोलेंगे, कल को कुछ और कर सकते हैं। उनका पूरा हम्म, ट्रैक रिकॉर्ड ही वही है। हम्म, और वाकई में उन्होंने कल जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि वी वांट स्मार्ट पीपल। स्मार्ट पीपल, यस। तो आपको याद होगा चुनाव के समय उन्होंने कहा ये एलियंस आ रहे हैं बाहर से। हाँ, ये जो वहां के जो जेल में सड़ रहे थे, उनको भेज रहे हैं। उन्होंने इंडिया, बांग्लादेश सबका नाम लिया था, ठीक है, इंडिया का नाम लिया था कि वहां से जो है जेल से निकाल निकाल करके, उन्होंने एक बहुत ही खराब शब्द भी यूज किया था, राइट। तो और आज चुनाव खत्म हो गया, सरकार चलाने की जब रियलिटी आती है तो कुछ और बोलते हैं। उसके आपने जो कहा दोनों कारण है, एक तो इलन मस्क उनके सबसे बड़ा सलाहकार अभी है, दूसरा मेरे ख्याल से एक बार प्रेसिडेंट रहने के बाद और उनके जो पीछे वाले सालों में वो समझ गए थे कि बड़े सारे अमेरिकन कंपनीज के हित में नहीं है ये, और वो चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि आज के डेट पर इवन इंडियन कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स भी एक बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप बन के निकले हैं, क्योंकि ये वेल्दी सेक्शंस है, ठीक है। जैसे आपने सुंदर पिचाई की जिक्र की गूगल पे, आपने देखिए ट्विटर के जो कुछ दिनों के लिए बने थे एक इंडियन सीईओ इलन मस्क की कंपनी के खरीदने के बाद, आपके सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आपके ये ले लीजिए क्या कहते हैं अपना पेप्सी, बड़े सारे अमेरिकन कंपनीज अब हैं जिनके सीईओज अभी इंडियंस बन चुके हैं। तो एक तो केवल ना कि उनका, लेकिन कुछ कंपनीज है जिनके, जैसे आप देख लीजिए टॉप 10 कंपनीज H1B वीजा, आपको ताजुब होगा ये जानकर, टॉप 10 कंपनीज में 7 कंपनी अमेरिकन है, अमेरिकन कंपनीज ही ले रही है। ये कैपजेमिनी कह लीजिए, अर्न्स्ट यंग कह लीजिए, बड़े सारे अमेरिकन कंपनी चाहते हैं कि H1B वीजा के अंदर वो इंडियंस को हायर करके वहां एम्प्लॉय करे, क्योंकि उनको कम पैसा देना पड़ता है। तो एक तो उसका प्रभाव है, दूसरा होगा आशुतोष, अगर अगर रेस्ट्रिक्शंस आए तो एक दूसरा प्रैक्टिस शुरू हो चुका है कई सालों से, जितने बड़े बड़े एमएनसी कंपनी है वो हिंदुस्तान, भारत वर्ष कह लीजिए, फिलीपींस कह लीजिए, जहां लेबर सस्ता है और इंग्लिश स्पीकिंग लेबर है, वहां पर वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अपना बना रहे हैं। तो नौकरियां जो है वो क्या करेंगे, वो तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट्स के अंदर कोई पैट्रियोटिज्म नहीं होता है, वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी देखता है। तो अगर ये चेक्स आते हैं तो ये कंपनियां फोर्स्ड होके कुछ जॉब्स शिफ्ट करने लग जाएंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए। तो इसीलिए जिस तरह से पिछले बार डोनाल्ड ट्रंप ये रेस्ट्रिक्शन लाए थे, हो सकता है इस बार उस तरह का एक बड़ा डिसरप्टिव चेंज ना आए, लेकिन मुझे उसकी चिंता कम है। मुझे इस चीज की चिंता है कि जिस तरह से ये मागा क्राउड छोड़ नहीं रही है, अब इन्होंने केवल H1B वीजा नहीं, 3 दिन पहले इन्होंने दूसरा डिमांड जोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो बाहर से आके हमारे कॉलेज में एमए पीएचडी कर रहे हैं और उसके बाद आप जो इनको 1-2 साल काम करने दे रहे हो, उसको भी बंद किया जाए। उसका नाम एक है ओटीटी या ओपीपी, वो कह रहे हैं उसको भी बंद किया जाए। यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको भी ये निशाना बनाते हैं। अच्छा, अब हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो आशुतोष, ये यहाँ का मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मिडिल क्लास के जो है अमेरिका में, अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, जिनके पास थोड़े बहुत संबल है, वो क्या करते हैं, लोन लेकर या अपना सारा सेविंग्स लगाकर, अमेरिका में अगर आप अपना मास्टर्स के लिए भेजोगे बच्चे को, तो सालाना 1 करोड़ खर्चा हो जा रहा है आज के डेट पर, ठीक है, फीस और वो समेत लेकर। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये उम्मीद में रहते हैं कि उसके बाद अगर 1-2 साल वो वहां पे नौकरी कर लेता है तो चांसेस है कि वहां आगे को नौकरी मिल जाए, तो वो उस लोन की वो लोन चुका सकता है या आपका पैसा रिकवर हो सकता है। तो अब बड़ा चिंता की विषय है कि ये 3 दिन पहले इन्होंने ये डिमांड उठाया कि ये प्रैक्टिस बंद करो।
तो ये बड़े सारे पेरेंट्स को यहाँ पर इफेक्ट करेगा। अब पेरेंट्स दोबारा सोचने लगेंगे अपने बच्चे को अमेरिका भेजने से पहले। बिल्कुल राजेश, आपने दो शब्दों, एक मागा का इस्तेमाल किया। मागा का मतलब हमारे बहुत सारे दर्शक नहीं जानते। मागा माने MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेट अगेन। MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक अलग आंदोलन कहते हैं, उसे कहते हैं मागा मूवमेंट करके बोलते हैं। और अभी राजेश ने बात की ना कि भारत के सीईओज कौन कौन से, हमने तो ये बताया कि भाई सुंदर पिचाई जो है वो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं, सुंदर नडेला वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। अब आप सोचिए कि दो कितनी बड़ी जायंट कंपनी है, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, और दोनों ने क्रांति की। इसके अलावा यूट्यूब आप बहुत सारा इस्तेमाल करते होंगे, आपको मालूम है यूट्यूब का सीईओ कौन है? नील मोहन, हिंदुस्तानी है, यूट्यूब के सीईओ है। इसके साथ साथ अभी हाल में बड़े नाम आया अजय बांगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक कहाँ है? अमेरिका के अंदर है। निकेश अरोड़ा, ये पोलो ऑल्टो नेटवर्क के सीईओ हैं। विवेक शंकरन है जो अल्बर्टसन्स के सीईओज हैं। इनके अलावा और भी मैं अगर आपको नाम बताऊं तो बहुत सारे नाम इसमें हैं। शांतनु नारायण, ये एडोब के सीईओ है, एडोबी के सीईओ। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े, अरविंद कृष्णा IBM के सीईओ है। ये जो हिंदुस्तानी है, इन्होंने एक तरीके से अमेरिका में जाके कब्जा कर लिया उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर। तो इसलिए आशुतोष जो अमेरिकन टेक वर्ल्ड है ना, मेरे ख्याल से अमेरिकन टेक वर्ल्ड का जो अमेरिकन टेक कंपनीज के सीईओज हैं, वो अमेरिकन टेक कंपनीज, अमेरिकन पूरा सारा टेक जगत का लगभग 70% शेयर उनका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टारबक्स, उसके सीईओ भी हिंदुस्तानी है, लक्ष्मण नरसिम्हन। तो ये जो बात राजेश जी कह रहे हैं कि अब इसलिए चिंता बड़ी हो गई है कि भारतीय इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे इसलिए पहुंचे क्योंकि उनको आसानी से अमेरिका के अंदर एंट्री मिली, वहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, वहां की कंपनी में उनको नौकरी मिली, भरोसा था कि अगर अच्छा करेंगे तो वहां आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका के अंदर इमिग्रेंट्स को लेकर माहौल बना, और सिर्फ हिंदुस्तान का, फिर अमेरिका के अंदर नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इमिग्रेंट्स को लेकर एक बड़ा मूवमेंट चल रहा। आप जर्मनी चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखिए बांग्लादेशियों का नाम लिया जाता है, रोहिंग्यास का नाम लिया जाता है, और उसको लेके एक पॉलिटिक्स की जाती है। तो पूरी पॉलिटिक्स इस वक्त इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो बन रही है, उसको डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं, जिसका उनको फायदा मिला। इसलिए चिंता लोगों के अंदर है, और ये चिंता वाजिब चिंता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने, जिनका कोई भरोसा नहीं, आज एलन मस्क की बात सुन रहे, कल पता चला एलन मस्क को ही बाहर कर दिया। ये इसकी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार जो एलन मस्क, जो एक नाम मैं उनका भूल रहा हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े भारी आइडियोलॉग माने जा रहे थे, 4 महीने के अंदर उनको बाहर कर दिया गया था। तो इसलिए ये चिंता है, और ये चिंता वाजिब है। आज की हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि ये एक बड़ा मुद्दा है, और हमारे हिंदुस्तान के तमाम लोग जो डोनाल्ड ट्रंप का गाना गा रहे हैं, दरअसल उन्हें उनका गाना नहीं गाना चाहिए, क्योंकि वो दरअसल करेंगे वही जो उनको बेहतर लगेगा, और अमेरिका के लिए करेंगे, वो हिंदुस्तानी के लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर उनको लगेगा कि भारतीयों के रहने से फायदा है तो वो काम करेंगे, अगर उनको लगता है भारतीयों के रहने से अमेरिकन की नौकरियां जा रही हैं तो फिर वो उनके लिए कड़ाई से भी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।